नमस्कार दोस्तों, आज है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल से भारत का नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है। और ये अपने साथ कई बदलाव लेकर के आ रहा है, कई नियम लेकर के आ रहा है। और इन तमाम नियमों का सीधे सीधे ताल्लुक है हमारी जेब से, वॉलेट से, पॉकेट से। और इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है आज से, ये बदलाव हम आम जनता के ऊपर इम्प्लीमेंट हो चुका है। वो सबसे बड़ा बदलाव है हमारे इनकम टैक्स के नियमों में जो बदलाव किया गया है। और सबसे बड़ा बदलाव किया गया यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर के, जिसके बिना अब हम अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वही यूपीआई ट्रांजैक्शन जो हमारे लिए वरदान बना था नोटबंदी के समय, जो हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान बना था कोविड के समय, क्योंकि हम उस समय कैश का लेन देन बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। नो कॉन्टैक्ट हमारा क्या था, ज़ीरो था। उस समय यूपीआई ने हमारी बहुत बड़ी हेल्प करी। तो आज से कुछ नए नियम बनाए गए हैं ज़रूरी दवाइयों की कीमतों को लेकर के भी, कुछ नए नियम बनाए गए हैं न्यूनतम बैलेंस को लेकर के भी। तमाम बातों को डिस्कस करेंगे अपने इस छोटे से वीडियो में। सो गाइस, आज है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल में हम लोग शुरुआत करते हैं अपने यूपीआई ट्रांजैक्शन, जो हमारे सबसे बड़ा वरदान बनकर साबित हुआ है। तो अगर 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 आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, आप कल्पना करके देखिएगा एक सेकंड के लिए कि अगर आपका यूपीआई अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाए, ना तो फिर आप किसी से पेमेंट मंगवा सकते हैं, ना ही किसी को पेमेंट आप कर सकते हैं। सोचिए, जब आपको सबसे ज़्यादा पैसों की आवश्यकता है, यूपीआई से ट्रांजैक्शन जो है वही ना हो पाए, तो कितनी बड़ी दिक्कत हमको उस समय हो सकती है। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। यूपीआई से हम लोग 20 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक, और कभी कभी तो 1 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक की पेमेंट सिर्फ एक क्लिक में कर देते हैं। तो यूपीआई ने हमारी ज़िंदगी को बदल दिया है। लेकिन फ़िलहाल 1 अप्रैल के बाद से यूपीआई पर एक बहुत बड़ा शिकंजा कस दिया गया है। दिया शिकंजा हमारे ऊपर नहीं, बल्कि हमारी भलाई को लेकर के इसके नियम को थोड़ा सा और टाइट कर दिया है। होता क्या है कि हम सब आम जनता का अगर कभी फ़ोन खो जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो सिम है वो भी हमसे खो जाएगी। और फ़ोन खोने के बाद में ना तो हम फ़ोन को ढूंढने का प्रयास करते हैं कुछ खास, अगर मार्केट में खोया होगा तब। तो यहाँ पे हम नया नंबर अपना इशू कर लेते हैं, जो पुराना नंबर है वो हम उसको भूल जाते हैं। ऐसी बहुत बड़ी जनसंख्या जो ऐसी गलती करती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का अकाउंट यूपीआई से उस नंबर पर बना हुआ है, मतलब कि वो नंबर यूपीआई के थ्रू एक्टिवेट है, तो कोई भी व्यक्ति उसका मिसयूज़ बड़ी आसानी से कर सकता है, पेमेंट मंगवाने को लेकर के भी और पेमेंट सेंड करने को लेकर के भी। जो ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी गलती हम आम जनता से भी होती है कि हम अपने ओल्ड नंबर को परमानेंट बंद नहीं करवाते हैं। चल रहा है चलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, नया नंबर इशू करवा लेंगे, दुकान में गए, पैसे दिए, नई सिम इशू कर ली। हमारे कौन सा जहाज़ चल रहे हैं, नंबर चेंज करने में हमको आफत ही क्या है। हम चंद सेकंडों में नंबर अपना चेंज कर लेते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हमने वो नंबर किसी गलत इंसान के हाथों सौंप दिया है। वो उसका जितना मर्जी चाहे मिसयूज़ कर सकता है। तो अब जो हमारी केंद्र सरकार है उसने साफ साफ बैंकों को ये बोला है कि जो भी यूपीआई अकाउंट लंबे समय से एक्टिवेट नहीं है, उनको सबको अपने मेन अकाउंट से हटा दो। मतलब कि यूपीआई ट्रांजैक्शन के नियमों में भी जो बदलाव हुआ है, वो बदलाव ये हुआ है कि जिन मोबाइल नंबरों से जुड़े यूपीआई खाते लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, उन्हें बैंक रिकॉर्ड से हटा दिया जाए और खाते के लिए यूपीआई सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। अगर नंबर बदला है तो जल्द नंबर बैंक में रजिस्टर करें। अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार कौन धक्के खाएगा बैंक में जा कर के, लंच टाइम हो गया, बाद में आना, सर्वर नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इस नंबर पे उस नंबर पे काउंटर नंबर वहाँ पे काम होगा, वगैरह वगैरह। कुछ आम जनता थक जाती है, तो इसलिए वो बैंक पे जाना पसंद नहीं करती है। खास तौर पे ग्रामीण जो बैंक है उनकी हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है। हाँ, शहरी बैंकों में फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, बैंक चाहे सरकारी या प्राइवेट क्यों ना, बड़ी आसानी से काम हो जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो फ़िलहाल बस ओपन होते हैं काम ना करने के लिए। आपका एक्सपीरियंस बैंक को लेकर के कैसा है, वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि आपको सबसे बढ़िया बैंक कौन सा लगा, सबसे बेकार बैंक कौन सा है, उसका नाम लिखना मत भूलिएगा। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। और जो आपका नंबर था, जो नंबर खो गया है, उस नंबर से भले ही आपके जहाज़ ना चलते हों, लेकिन उस नंबर से कोई अपने जहाज़, क्राइम के जहाज़ बड़ी आसानी से चला सकता है। थिंक अबाउट इट। और प्लीज़ आपको अलर्ट रहना है हमेशा। कभी भी कोई भी आपका नंबर मिस होता है, मोबाइल खो जाता है, तो आपको वो नंबर हमेशा परमानेंट बंद करवा लेना है, या फिर उसी नंबर की डुप्लीकेट सिम निकलवा लेनी है। जो भी आपके आसपास सर्विस सेंटर है, जो भी प्रोवाइडर है उस कंपनी का, जिसका नेटवर्क यूज़ करते हो, वहाँ पर जाकर के आप काम बड़ी आसानी से कर सकते हो। अब आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। सो सेकंड जो बदलाव हुआ है वो हुआ है आपका इनकम टैक्स को लेकर के।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करने की घोषणा की थी और ये नया टैक्स जो स्ट्रक्चर है, जो स्लैब है, 1 अप्रैल से लागू हो चुका है। मतलब कि आज से ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब इसके तहत सालाना 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और सैलरीड कर्मचारी को 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। मतलब कि यानी कि 12.75 लाख रुपीस तक की सैलरी टैक्स फ्री की जाएगी। ये आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो भी खास तौर पे जो सैलरी कर्मचारी है उनको लेकर के। अब बात करते हैं बैंक बैलेंस के बारे में। SBI, PNB और केनरा समेत कई बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस की शर्तों में बदलाव किया है आज की तारीख के बाद से। अगर ग्राहक अपने बैंक खाते में तय न्यूनतम राशि नहीं रखते हैं तो 1 अप्रैल से उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी, वो भी काफ़ी स्ट्रिक्टली तरीके से। 3 बार ही दूसरे बैंकों के ATM से बिना चार्ज पैसे निकल सकेंगे और इसके बाद अलग अलग बैंकों में 25 रुपये तक का चार्ज देना होगा। ये नए नियम बनाए गए हैं। सो बस दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ये जो सिटी है, मेजर सिटी, यहाँ पर जो हमारी लिमिट है वो है मात्र 3 और जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पे ट्रांजैक्शन लिमिट है ATM की 5। अब दवाओं में कीमतों को लेकर के क्या नियम बनाए गए हैं तो आपको ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल से दर्द की दवा, जो पेन किलर होते हैं और जो एंटीबायोटिक्स हैं, जो एंटी इफेक्टिव हैं, डायबिटीज़ जैसी ज़रूरी दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। सरकार ने दवाओं की कीमतों में 1.74% की बढ़ोतरी की इजाज़त दे दी है। मतलब कि दवा अब और अधिक महंगी मिलने वाली है। हेल्थ का बजट क्या हुआ? कम कर दिया गया था। एजुकेशन का बजट हमारे भारत में अब कम कर दिया गया है। क्या सच में भारत को ना तो हेल्थ की खास आवश्यकता है, ना ही किसी एजुकेशन की आवश्यकता है? आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया जो बजट था जिसमें हेल्थ और एजुकेशन दोनों को काफ़ी कम मापा गया है, क्या ये कदम सरकार का बिल्कुल सही था? विचार करिएगा और मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। आज से 1 अप्रैल से जो क्रेडिट कार्ड धारक हैं उनके उस कार्ड के नियमों में भी काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। मतलब कि जो रिवार्ड पॉइंट्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर में आज से एक बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। SBI सिंपली क्लिक और एयर इंडिया जो SBI प्लेटिनम कार्ड धारक हैं उनके लिए रिवार्ड पॉइंट्स की गणना नए तरीके से होगी। एयर इंडिया और जो विस्तारा के मर्जर के बाद एक्सिस बैंक के विस्तारा क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे में भी बदलाव किया गया है और नए नियमों से रिवार्ड दिया जाएगा। अब बात करते हैं TDS के बारे में और TCS के बारे में। सो गाइस, जो हमारा TCS है, TCS कटौती सीमा 7 लाख से बढ़ा करके 10 लाख रुपए और विदेश यात्रा, निवेश या फिर अन्य लेन देन पर इसका असर होगा। FD पर सालाना 50,000 तक का ब्याज आय पर TDS नहीं देना है हमको। लिमिट क्या है? 50,000 रुपये तक ब्याज आय पर 0 TDS है। और जो हमारी RD होती है, आदि पर TDS तभी कटेगा जब 1 साल में ब्याज से होने वाली आय 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो। अब बात करते हैं इनामी राशि के बारे में। कुछ लोग लॉटरी खेलते हैं, लॉटरी हो गई या फिर क्रॉसवर्ड हो गया, पज़ल हो गया या फिर जो ऑनलाइन गेमिंग वगैरह होती हैं और जो घुड़दौड़ जैसी गेमिंग जो विंग्स हैं, इस पर नियम काफ़ी आसान हो चुके हैं। अब सालाना 10,000 रुपये की कुल सीमा को ख़त्म कर दिया गया है और जो ऑनलाइन गेमिंग से जो इनकम जनरेट होती है उस पर सरकार अब तक 40% टैक्स लेती थी, वो टैक्स एज इट इज़ लिया जाएगा। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बस कल इतना ही। और इन नियमों में से कौन सा नियम आपको सबसे बढ़िया लगा और कौन सा नियम आपको सबसे घटिया लगा, वीडियो को पॉज करके मंथन करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।